Anup ji, you're most welcome in our podcast. ये लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन पूजा हो गई मगन। एक लड़की मेरे पास आई गाना सीखने। हाँ। गा सनी सनी सरे गा रे। अच्छा। तो मैंने कहा माँ पा नहीं गा रही हो, तो बोलती है माँ पा मैं नहीं गाती हूँ, उससे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। सीरियसली? तो किसी नए इंसान को भजन में अपना करियर बनाना हो तो जिंदगी बन जाएगी जो इसमें सीरियसली आई। आपका कौन कॉम्पिटिटर रहा? कि मुझे कोई अपना कॉम्पिटिटर लगता नहीं। और वो जो जसलीन के साथ जो किस्सा हुआ था आपका, वो आपकी नजर में अच्छा था या बुरा था? मैं उसको सोच के मुस्कुराता रहता हूँ। अच्छा, लेकिन एक और चीज है बिग बॉस, जहाँ से आप नई जनरेशन के साथ जुड़े। आनंद आया है जो घर में करने को मौका नहीं मिलता है। तो आई थिंक दो 6 weeks वर ब्यूटीफुल इन माई लाइफ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है, बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज बहुत सारी बातें होंगी म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड। म्यूज़िक को एज अ स्किल देखेंगे और उसे ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चीज़ें चलती हैं। और भी बहुत अननोन किस्से होंगे जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। वो इतने खास हैं कि वो 25 सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री की जान बनी हुई है। जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। तो मिलवाती हूँ आज आपको अपने गेस्ट, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लेजेंड, म्यूज़िक की दुनिया के लेजेंड अनूप जलोटा जी से। अनूप जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो याद है एक बार आपने दूरदर्शन में मेरा इंटरव्यू लिया था जी, और आज आप मेरा एक्सरे करने जा रही हैं। पॉडकास्ट में तो बड़ी बड़ी बातें होती है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले वो वाला भजन जरूर सुनूंगी, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई ना 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 ना, हाँ, पूजा हो गई मगन। ये आपने सुनाया वो था। मैं बाद में गाता हूँ। ये आपने सुनाया था लास्ट हमारी बात पे। लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन पूजा हो गई मगन। ये गाया था। ये इससे हमने याद कर लिया अपने लास्ट वाले टाइम को। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। लेकिन एक बात खास है आप में, पहले की जनरेशन भी आपको उतना ही प्यार करती थी और आज की जनरेशन भी आपको उतना ही प्यार करती है। इसका क्या राज है? असल में इसका राज ये है कि मेरी उम्र बढ़ी नहीं। अच्छा। मैं 50 साल पहले जो मेरी एनर्जी थी, 50 साल पहले जिस तरह मैं कॉन्सर्ट्स करता था, वो आज भी वैसे ही चल रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं। तो जब मैं नहीं बदला तो लोग क्यों बदलेंगे? तो एनर्जी मेंटेन करने का क्या राज है? एनर्जी मेंटेन करने का राज है अच्छा खाओ, शुद्ध शाकाहारी खाना खाओ, साथ ही साथ जो फ्रूट्स हैं वो बहुत खाओ। और फ्रूट्स जब तक दांत ठीक है तब तक खाओ, जूस मत पियो। अच्छा। दांत खराब हो जाए तो जूस पियो, अच्छा। नहीं तो फ्रूट खाओ। तो मैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ और उसका बड़ा असर होता है। तो आप ये सब फॉलो करते हैं? कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे आप अपने शो में जाने से पहले कुछ रूटीन, कुछ ऐसा प्री शो कुछ करते हैं क्या? हाँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि शो के पहले मैं क्या करता हूँ। हाँ। शो के पहले मैं कपिल शर्मा का लाफ्टर चैनल जो है ना, हाँ। वो थोड़ी देर देख लेता हूँ, 15 मिनट। क्या बात तो कर मेरा रहे हैं? मूड अच्छा हो जाता है, हंसने लगा, हंसी का मूड हो जाता, तो स्टेज पे भी जाके अच्छे मूड में जाते हैं। मैं कभी रियाज करके स्टेज पे नहीं जाता, वो तो मेरा दिन भर जो सुबह से चलता है वो तो चलता है। लेकिन कॉन्सर्ट से पहले मैं, थैंक्स टू कपिल शर्मा, मूड अच्छा कर देते हैं हमारा। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। yes, what- कपिल शर्मा एक लाफ्टर का वो जो लाते हैं, और आप भी अपने शो में वो लाफ्टर लेकर आते हैं। वो जो छोटा छोटा, जब भी आप अपनी गजल गाते हैं हाँ, उसके बिल्कुल। बीच में वो छोटी छोटी सी जो, खूब लेके आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की मेरे पास आई गाना सीखने। हाँ तो मैंने उससे पूछा तुमने कुछ सीखा हुआ है? कहती हाँ पहले सीखा हुआ है। हाँ। तो मैंने कहा सुनाओ।
तो उससे सुनाया सारे गा रे सा नी सा धा नी सा रे गा रे सा नी सा गा रे गा गा रे गा 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 रे गा रे सा रे नी सा। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम तो बड़ा अच्छा गा रही हो। फिर मुझे अचानक ध्यान गया कि माँ पा नहीं गा रही है, गा रे सा नी सा रे गा रे। अच्छा। तो मैंने कहा माँ पा नहीं गा रही हो, तो बोलती है माँ पा मैं नहीं गाती हूँ, उससे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती सीरियसली इतना ज्यादा है। कॉन्शियस? इतना ज्यादा कॉन्शियस, तो ये भी होता है। ऐसा भी होता है? अच्छा एक बात बताइए अनूप जी कि क्या आजकल जो जनरेशन है उसके लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस है, और आजकल की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो कैसे क्या हो रही है? देखिए फिल्म की म्यूजिक और हमारी नॉन फिल्म म्यूजिक, ये हाँ। दो म्यूजिक है। हाँ तीसरी है क्लासिकल म्यूजिक। हाँ क्लासिकल म्यूजिक में कोई फर्क नहीं है, वैसे मालकौस राग जैसे आज 100 साल पहले गाया जाता था वैसे आज भी गाया जाता है, कोई चेंज नहीं। उसके बाद गजल ले लीजिए, गजल जैसे गाई जाती थी वैसे आज गाई जा रही है, ठीक है, उसमें थोड़े नए इंस्ट्रूमेंट लग गए। भजन जैसे पहले गाया जाता था वैसे गाया जाता है, लेकिन उसको हमने अपनी अपनी स्टाइल में गाना शुरू कर दिया। फिल्म म्यूजिक में चेंज आया है। अच्छा चेंजेस फिल्म म्यूजिक में आए हैं, बाकी कहीं नहीं आए? क्यों आया है वो बता दूं। हाँ बताइए। जब फिल्म होगी मुगले आजम तो गाना होगा प्यार किया तो डरना, और जब फिल्म होगी दबंग तो गाना आएगा मुन्नी बदनाम हुई। बिल्कुल। तो म्यूजिक का इसमें कौन सा दोष है भाई? म्यूजिक का तो नहीं है। जैसी फिल्म वैसा म्यूजिक उसको म्यूजिक डायरेक्टर परोस के दे देगा। तो आगे जब और भी डिफरेंट फिल्में बनने लगेगी, कुछ इतनी घटिया फिल्में बनने लगेगी तो उसमें म्यूजिक भी घटिया आने लगेगा। तो म्यूजिक डायरेक्टर को आप अच्छी फिल्म दीजिए। अब देखिए इस बीच में एक अच्छी फिल्म आई तो गाना आ गया मोह मोह के धागे, हाँ है ना? राइट। लेकिन अगर फिल्म आएगी हाउसफुल ये वो तो उसमें तो इसी तरह के गाने होंगे जो एक बार सुनेंगे दोबारा हो गया बस। हाँ लेकिन एक बात है ना कि ये तो फिल्मी वाले बात हुई, लेकिन अगर हम भजन की बात करें तो वो एकदम स्टीरियोटाइप, एकदम उसमें जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता? और आपने उस भजन को अभी तक बरकरार रखा है। जितनी बड़ी मार्केट भजन की है उतनी किसी भी जॉनर की नहीं है। अच्छा क्यों वो बता देता हूँ। हाँ। इस वक्त करीब 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, उसका 70 से 75% गांव में रहता है। वो गांव भजन सुनते हैं, वहाँ गजल नहीं सुनते। तो किसी नए इंसान को भजन में अपना करियर बनाना हो जिंदगी बन जाएगी जो इसमें सीरियसली आ जाए, लेकिन उसको ध्यान से करना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत सीख के आना पड़ेगा। अच्छा। जो क्लासिकल नहीं सीख के आएगा वो देर तक नहीं टिकेगा, थोड़े टाइम टिकेगा, थोड़े पैसे कमा लेगा, गायब हो जाएगा। लेकिन अगर 50 साल गाना है जैसे मैं गा रहा हूँ तो शास्त्रीय संगीत सीख के आओ, राग सीख के आओ, रागों में भजन गाओ, तो वो भजन ज्यादा पॉपुलर होंगे, देर तक टिकेंगे। तो मतलब यही राज है क्या उस चीज का? एक ही राज है, स्पिरिचुअलिटी का और विद्या, क्लियरिटी। अच्छा। उसकी शुद्धता, साथ ही साथ उसमें ज्ञान। जब आप राग गाएंगे तो उसमें ज्ञान आ गया पहले से। ये सब विद्या है ना, शास्त्रीय संगीत एक विद्या है जी। ये वो नहीं है कि आपने कोई गाना याद किया और गा दिया। याद करके फिर उसको ये देखना कि किस राग में है, उस राग को भी सीख जाओ, उसको उसमें डालो, फिर गाना अच्छा बनता है। लेकिन आजकल एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, ऑटोमेशन का ज़माना है, तो कई बार क्या करते हैं लोग, वॉइस होती है लेकिन उसको ट्यून करके, फाइन ट्यून करके उसको चेंज कर देते हैं, और जब वो बिल्कुल आती है तो वो बिल्कुल अलग ही तरीके की आती है। तो कुछ ऐसे भी नए सिंगर्स आ रहे हैं, इनके लिए कैसा आप देखिए ये उसमें टेक्निकल छेड़छाड़ होती है, थोड़ी देर ही अच्छा लगता है, लेकिन गाने जो हैं, अब देखिए अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसी लागी लगन, इन गानों को क्यों 50 साल से सुना जा रहा है? क्योंकि उसमें शुद्धता है, असलियत है, उसमें अच्छे लिरिक्स हैं, उसमें किसी तरह की टेक्निकल छेड़छाड़ नहीं है, ओरिजिनलिटी है। तो हम लोगों को इसी तरह की ओरिजिनल काम अगर कंपोजिशन बना बना के पेश करते रहे, कभी लोगों के दिलों से उतरेगी नहीं, जम के रहेगी। कंपोजिशन तो कंपोजिशन है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो फिल्मी गाने हैं उसमें दूसरे तरह के गाने भी होते हैं और अब दूसरे तरह के गाने भी हैं, लेकिन जो सिंगर है वो तो अपनी आवाज़ ही दे रहा है ना,
तो आवाज़ की कितनी अहम मतलब इम्पोर्टेंस है, और किस वर्जन में गाना वो इम्पोर्टेंस है, मतलब किस चीज़ आवाज को सबसे ज़्यादा पहले, इम्पोर्टेंस देनी आवाज चाहिए? सबसे पहले, आवाज़ को। क्योंकि आवाज मीठी हो हम्म। तो लोग उसको सुनेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि इसमें विद्या कितनी है, वो सब कितनी है। आवाज तो सबसे पहले, कानों को मधुर लगेगी तो ही आदमी रुक जाएगा उसको सुनने में। अगर वो मधुर है ही नहीं तो क्यों सुनेगा? तो ईश्वर की कृपा तो सबसे पहले चाहिए कि आप उसने मधुर आवाज दी हो, उसका कोई इंजेक्शन नहीं है उसको मधुर करने का। फिर आवाज़ तो सबकी अच्छी नहीं होती अपने नहीं आप नहीं में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज सुनने में अच्छी है, वही गाने में भी तो हो। गाने में तो स्किल है, उसे हाँ, बनाना पड़ता तो है। गाने में भी वो मधुर लगे तब जाके लोग सुनेंगे। और गाने में अपनी आवाज़ को मधुर बनाने का कोई टैबलेट नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, ये केवल ईश्वर कृपा है। भगवान आवाज़ देता है, उसके बाद अब हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उस आवाज़ को और चमकाने के लिए संगीत सीखें, उसको तराशें, रागों का ज्ञान प्राप्त करें। तो यही मधुर आवाज़ में जब ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से अपनी जर्नी की शुरुआत की, तो क्या कभी आपको लगा कि जैसे आजकल तो बहुत कंपटीशन भी चलता है ना, तो आपका कौन कॉम्पिटिटर रहा, और आपको कैसा लगा कि कभी कोई ऐसा आ गया आपके सामने, ऐसा कभी हुआ? मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई अपना कॉम्पिटिटर लगता नहीं लगा? उसकी वजह ये है कि वो सब मुझसे अच्छे हैं, तो जो अपने से अच्छा है हाँ। उससे कंपटीशन क्या करना? वो बराबर भी नहीं है, मुझसे बहुत अच्छे हैं जितने गा रहे हैं, चाहे वो मेहंदी हसन साहब है, गुलाम अली हैं, जगजीत सिंह है, तलत अजीज है, पंकज उदास है, हरिहरन है, शंकर महादेवन है, चंदन दास है, ये सब मुझसे अच्छे हैं, तो मेरा कंपटीशन कैसे होगा उनसे? तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इनसे कम हूँ? कम तो लगता ही हूँ हमेशा। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैं उन सबकी इज्जत करता हूँ, अच्छा। उनसे मैं मिलता हूँ, झुक के मिलता हूँ, उन सबका आदर करता हूँ कि वो सब मुझसे बेहतर है, और जो बेहतर हो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं इन सिंगर्स को सुनता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि कहाँ से मुझे क्या चीज़ बिल्कुल मिल जाए। ढूंढता रहता हूँ किसके अंदर, क्योंकि गुरु की कोई उम्र नहीं होती। गुरु अपने से 10 साल छोटा हो सकता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो अपने से बड़ा होता है, उसको प्राप्त करना चाहिए। तो कोई ऐसे आपके गुरु की बात जो हमेशा आज तक आपको याद हो, बताइए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा दोहा सुनाता हूँ कि गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। तो जब ये संबंध बन जाता है तो कमाल हो जाता है। अभी हमने एक लेगेसी नाम का एल्बम रिलीज किया। अच्छा। जिसमें मेरा 40 साल पुराना एक शिष्य है जिसको मैं 40 साल से संगीत सिखा रहा हूँ, उसका नाम है सुमित टप्पू। अच्छा। उसके साथ एक एल्बम बनाया है, 7 गाने रिकॉर्ड किए हैं, उसमें गज़ल हैं, भजन हैं, सूफी हैं। तो उसमें नाम ही है लेगेसी कि पिछले 40 वर्षों से जो मुझसे गाना सीख रहा है वो आज कैसा गाता है। तो जब हम दोनों गाते हैं तो लगता है एक गा रहा है कोई। अरे वाह। आप सुनना यूट्यूब में लेगेसी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनेंगे और हमारे ऑडियंस भी सुनेंगे बिल्कुल जरूर। बिल्कुल सुनाइए। कि कैसे गुरु और शिष्य एक हो जाते एक हैं, लग जाते हैं। वो इस तरह से हाँ, पता चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु शिष्य एक हुए, नई जनरेशन के साथ आप इस तरह से मिले, लेकिन एक और चीज़ है बिग बॉस, जहाँ से आप नई जनरेशन के साथ जुड़े थे। हाँ, सही बात है, सही बात है। और वो जो जसलीन के साथ जो किस्सा हुआ था आपका, वो आपकी नज़र में अच्छा था या बुरा था? बहुत अच्छा था। अच्छा। क्योंकि जसलीन मेरी स्टूडेंट है। वो भी शिष्य वाला रिश्ता आ गया। हाँ, बिल्कुल। वो मुझसे संगीत सीखती है। अभी तो खैर बहुत बिजी है इस बीच नहीं, लेकिन जिन दिनों बिग बॉस आया था उसके थोड़े टाइम पहले तक वो सीखने आती थी संगीत, मैं उसको सिखाता था। और उसने एक दिन मुझे कहा कि बिग बॉस में मुझे बुलाया है, मैं जाऊँ? मैंने कहा जाओ। तो कहने लगी कि नहीं, उन्होंने कहा है कि किसी को साथ लेके आइए, तो आप चलिए। खैर नाना नाना करके चल दिया। चलो। तो मैं गया और वो कमाल का मैंने आनंद लिया। 1.5 महीना आनंद लिया। बहुत आनंद, क्योंकि 1.5 महीना इट वाज अ पेड हॉलीडे फॉर मी। यस। पेड हॉलीडे, पैसे भी मिल रहे हैं बहुत अच्छे, और वहाँ आराम कर रहे हैं, वहाँ मजे कर रहे हैं। लेकिन
कई चीज़ें वहाँ अच्छी ये थी कि हर काम अपने आप करना पड़ता था। हाँ। अपने आप कपड़े धोना, अपने आप उसको प्रेस करना, अपने आप बर्तन साफ करना, अपने आप खाना बनाना, अपने आप बाथरूम साफ करना, अच्छा। हर चीज़ अपने आप साफ कर, पोछा लगाना। तो ये सब चीज़ें करने में 1.5 महीने जो आनंद आया है, जो घर में करने को मौका नहीं मिलता है। तो आई थिंक दो 6 वीक्स वर ब्यूटीफुल इन माई लाइफ। 6 वीक्स। 1.5 महीना। लेकिन उसके बाद आपको इतनी सारी बातें भी तो मीडिया के थ्रू कुछ और नहीं, कितना कुछ मैं कुछ आपके नहीं, ऊपर मैं बात किया देखो गया। क्या हुआ कि मैं जब आया ना, हाँ। जितने दिन मैं वहाँ था उतने दिन में बातें हुई। अच्छा। 1.5 महीना आपके पीछे से मतलब पीछे, मुझे पता ही नहीं पता था ही क्या नहीं हो रहा आपको, है। मैं तो अच्छा। अंदर था ना। वो 1.5 महीना हुई, मैं बाहर आया, मैंने उसी दिन शाम को इंटरव्यू दिया पूरे मीडिया को। जसलीन के फादर को भी बुलाया अच्छा। और हम दोनों ने मीडिया को कहा कि हम दोनों मिलके जसलीन की शादी में कन्यादान करेंगे। अब सवाल ही नहीं रह गया, अब कोई क्या पूछेगा, फिनिश हो गया सब। तो मतलब आपने बता दिया कि ये सब कुछ ऐसे ही। ड्रामा। तो ये ड्रामा होता है वहाँ? ड्रामा होता है, कितने ड्रामे होते हैं, कितने ड्रामे होते कितने हैं? ड्रामे होते हैं, लेकिन उस ड्रामे का लोगों ने मजा बहुत लिया। हाँ, मजा तो जरूर लिया। भला बुरा जो हमने बोला वो एक दिन में खत्म हो गया। अच्छा, लोगों को फिर ये लगा कि हम तो कभी जसलीन को इनके साथ देखते ही नहीं है, ना किसी पार्टी में देखा है, ना कभी फिल्म अच्छा। देखते हुए, ना कहीं खाना खाते हुए। तो इसका मतलब वो साथ नहीं है। भाई कभी तो देखेंगे ना, देखेंगे। लेकिन एक रिलेशनशिप के बारे में उस समय बहुत एक बड़ा वो आ गया था, तो आपको नहीं लगता कि रिलेशनशिप के बारे में ये चीज़ें एकदम से आ जाती हैं मीडिया में, एकदम से ऐसा सब कुछ बना दिया जाता है, तो क्या सही है ये? मीडिया का तो काम ही यही है। मीडिया का काम यह है कि छोटी सी चीज़ को खूब बड़ा करके दिखा दो। हाँ। अब यह है कि हर एक को अपने पन्ने भरने हैं, और आज हर इंसान अपने पर्सनल न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर है। हर इंसान, वो जो चाहे लिख देता, उसको किसी से पूछना नहीं है लिखूं ना लिखूं, वो ठग से छाप देगा, अपने फेसबुक पे दे देगा, ट्विटर पे दे देगा, इंस्टाग्राम पे दे देगा। उसको किसी की परवाह नहीं है मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ठीक है, लोगों को लिखने दो। सच झूठ जो होता है ना, वो बाद में खुलकर आ ही जाता है। अच्छा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रूमर तो कितने होते हैं, रूमर को हम कितने सुनते रहते हैं, लेकिन जो सच्चाई होती है वो आ जाती है। तो अगर सच्ची बात होगी फिर भी हम कहेंगे र्यूमर है, तो सच कैसे सामने आएगा? एक शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता। सच जो होता है वो 100% होता है। 99% को भी सच नहीं कहते, और 101% को भी सच नहीं कहते। सच मतलब 100%। सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ। लेकिन जब सच पे आओगे तो 100%। तो ये पहचान कैसे आएगी? आएगी ना, जब इंसान देखेगा आँख तो खुली है ना सबकी, तो सब आँख खुली हुई है। जब उसको पता लगेगा कि जब जो चीज़ हम सुन रहे थे, देख रहे थे, सब गलत थी, आ जाएगी सामने। इट मे टेक सम टाइम। हाँ, समय लगता है, लेकिन समझ आ जाता है कि क्या है। स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आजकल के रिलेशनशिप भी झूठ पे ही चल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना वो चाहिए? दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अगर झूठ पे चल रहे हैं तो दुख की बात है, उनको उसको सच्चा कर लेना चाहिए। रिलेशन झूठ पे नहीं चलने चाहिए। रिलेशन वो है जो आत्मा के रिलेशन बनते हैं। आज इंसान तभी सुख प्राप्त कर सकता है जब वो सच्ची ज़िंदगी गुजारे। मैंने शुरू से इसका ध्यान रखा है कि मैं सच्ची ज़िंदगी गुजारूंगा, जो है खुल के लोगों के सामने कहूँगा। और मैं सच कहता हूँ, अगर मेरा किसी से प्रेम हो जाता है तो मैं कह दूंगा, कह देंगे। उसमें दुख की कौन सी बात है? उसमें मुझे कौन कुछ कहने वाला है? भाई अगर है तो है, और नहीं है तो नहीं है। अभी नहीं है तो बता दिया नहीं है। ऐसे ही प्रेम क्या म्यूजिक से और उससे किया है आपने, भजन से? देखिए, म्यूजिक से तो बचपन से, बचपन से संगीत का प्रेम बचपन से है। उसी से शांति मिलती है, उसी से आराम मिलता है, और उसके बिना खाना हजम नहीं होता। सच बताता हूँ, अगर मैं दिन में 3-4 घंटे रियाज नहीं करूँ तो मुझे लगता है सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। रोज़ गाना ही गाना है। आज मैं 71 का हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी 30 ईयर्स की है। अच्छा, कैसे? गाने से गाने से? गाने से मन इतना खुश रहता है।
मैं रोज फ्लाई करता हूँ, आपको पता है आजकल एवरी डे आई फ्लाई समवेयर। आपके शूट्स कितने कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं आप आजकल और उसमें अपने रियाज भी रखना, कॉन्सर्ट भी ऐसे करना कि सच में कॉन्सर्ट और हो। अगर मैं रिजल्ट कॉन्सर्ट में ठीक ना दूं तो प्रोग्राम क्यों होंगे? किसी को क्या पड़ी है मेरे प्रोग्राम करने की? तो आई हैव टू डू जस्टिस टू माय वर्क। तो उसके लिए अपने को फिट रखना है। उसके लिए आप रियाज के लिए भी समय निकालते हैं? बिल्कुल, रियाज भी है, योगा भी है, मेडिटेशन भी है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ अगर सेहत अच्छी रखनी है तो बॉडी माइंड सोल तीनों को ठीक रखना पड़ेगा, तीनों पे काम करना पड़ेगा। ये जिम वाला काम नहीं है। हाँ, ये जिम वाला जिम में गए बॉडी ये किया और बाहर आके किसी को लाफा मार दिया, बिल्कुल मैं भी यही मानती तो हूँ। क्या फायदा उसका? आप माइंड पे भी कंट्रोल सीखिए, आप शांत रहिए, आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम भी पैदा हो। तो ये बॉडी माइंड सोल जब तीनों एक साथ आप, और वो योगा में ही संभव है, वो किसी जिम में नहीं हो सकता। योग से बात आती है मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या है आपके ख्याल? किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना आजकल एक वर्ड है ना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस वर्ड को मैं समझता ही नहीं हूँ क्या है। मतलब जो भी आपने सोचा वो आपने पा लिया, अगर मैं इसे नॉर्मल भाषा में सोचा और पा लिया संभव नहीं होता। अच्छा, सोचकर उस पर काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, काम भी होता है। आप उस पर काम करिए, आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने ठीक से उसको प्राप्त करने की कोशिश की। जैसे मुझे अगर लगा कि मैं ये गाना ऐसा बनाऊं कि ये गाना घर घर में गूंजे, तो ये एक मन में भावना आई। अब उसमें बैठ के इस तरह की कंपोजिशन हम उसको बनाएं, उसमें इस तरह के सुर हों, उसमें इस तरह की रिदम हो कि वो जो सुने वो एक बार ना सुने, वो बार बार सुने, पहुंच गया घर। तो इसलिए उतनी लगन से, उतने कंसंट्रेशन से आप काम करिए, आपने जो सोचा वो आपको मिल जाएगा। हाँ, यही मैनिफेस्टेशन है। मिल जाएगा, मिलता है ना वो, अगर उस पूरी लगन से काम करें। तो आपने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में इस बात को? हम तो रोज ही करते हैं। हम रोज अपना काम करने बैठते हैं और इस तरह की चीज कंपोज करने की कोशिश करते हैं जो घर घर पहुंचे, हर एक के घर पहुंच जाती है अगर हम उसको ठीक से गा। अब अच्युतम केशवम ये भजन घर घर पहुंचा ना, बिल्कुल ये सोच के ही तो गाया था। अरे कि घर घर पहुंचे, ऐसी लागी लगन पहुंचे ना, बिल्कुल सोच के गाया था। आपके ये ऐसे भजन हैं जो आज तक भी हम जब थोड़े से भी डिप्रेस होते हैं या कुछ ऐसे मोमेंट में होते हैं तो हम इन्हीं को सुनते हैं, आज भी वो हमें अलाइन कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं, उसमें शुद्धता है, उसमें शास्त्रीय संगीत का असर है, वो भाव से गाए गए हैं। वो ये सोच के बिल्कुल नहीं गाए गए कि भाई बस 2 मिनट गा दिया हो गया, नहीं, उसमें जीवन गुजारा है। तो वो तो रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। आजकल हमने देखा है कि कोई भी भजन का प्रोग्राम है वो अच्युतम केशवन तो गाएंगे ही। बिल्कुल। तो जो हमने सोचा था वो हो गया। तो यानी कि जब भी हमें कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग है, तो उसके लिए ये सब कुछ करना ज़रूरी है। लगन और उससे जुड़ना। एक वर्ड ऐसा है, की वर्ड मैं आपको बता देता हूँ जीवन को सुंदर बनाने का। हाँ। उसका नाम है डिसिप्लिन। बस डिसिप्लिन जीवन में ले आइए। हर चीज में डिसिप्लिन चलता है, आपके खाने में, पीने में, रहन सहन में, आपके लोगों से मिलने में, आपके व्यवहार में। अच्छा, व्यवहार में भी डिसिप्लिन? बिल्कुल। अब जैसे हम बैठे हैं, कोई वृद्ध महिला आ जाए, मुझे मिले, अनूप जी नमस्ते, तो हमारा फर्ज बनता है हम खड़े हो जाए, यस जी, उनको प्रणाम करें। ये डिसिप्लिन है। उसको कितना अच्छा लगेगा। कोई हमारे आर्मी का आदमी गुजर रहा है, हम खड़े होकर उसको सल्यूट करें कि आप हमारे देश के रक्षक हैं। उसकी हिम्मत कितनी बढ़ेगी, कितनी उसको खुशी होगी। ये सब डिसिप्लिन है, अपने जीवन में उतारिए। माता पिता अगर घर में हैं तो सुबह उनको सिर्फ प्रणाम कर लीजिए, उनको कितनी खुशी होगी कि वही है जिसको हमने गोद में खिलाया था, आज देखो आके हमको प्रणाम करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको जीवन में आप उतारिए। ये डिसिप्लिन के हिस्से हैं और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हैं। मैनिफेस्ट हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल होगा। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है?
मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि आज जिंदगी है, आज जीना है, अच्छा कल का पता नहीं। अच्छा। मैंने अगर आपसे कहा था कि आज मैं ये पॉडकास्ट करूंगा, हाँ तो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ये कह दूं नहीं जी कल करेंगे, कल का तो पता ही नहीं, कल किसने देखा है। आज ही हो जाए जो हो जाए। एक बात और है अनूप जी, मैं आपको जब भी हमेशा आपसे बात करती रही तो आप हमेशा एक बात बोलते रहे, मैंने पूछा आप कैसे हैं तो आप कहते हैं मैं मज़े में हूँ। हाँ बिल्कुल मजे में हूँ, बिल्कुल मजे में। इसका क्या सीक्रेट है? हमेशा इसी तरह से इसी हमेशा उसमें मैं रहना खुश है? रहता हूँ। मेरा खुश रहने का एक बहुत बड़ा रहस्य है, चलिए आपको बता देता हूँ। जी। मैं जब अपनी ख्याति और अपना टैलेंट, हम्म उन दोनों को सोचता हूँ, तराजू में रखता हूँ, हम्म, तो मेरी जो ख्याति है मेरे टैलेंट से बहुत ज्यादा है। हम्म। मुझे ईश्वर ने जितना मुझे मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा दे दिया है। नहीं नहीं, आप ऐसा सोचते हैं, ये मैं आपका उसको सोच के बड़ी बात मुस्कुराता है। रहता हूँ। अच्छा, जो मैं मजे में रहता हूँ उसी के लिए मजे में रहता हूँ। क्या बात मैं है। थैंक यू कहता रहता हूँ ऊपर वाले को, ओह, मुस्कुराते रहता हूँ वाह। कि तूने यार मुझे 4 आने देने थे, तूने मुझे 12 आने दे दिए अरे यार। वाह। हाँ, तो मैं उसी खुशी में रहता हूँ। तो हम मुस्कुराता रहता हूँ, मजे में रहता हूँ, मुझे कभी किसी तरह का कोई दुख नहीं आता। अरे वाह। और हम ये सबको सिखाते हैं, समझाते हैं कि ग्रेटफुल रहना है, और आप वो चीज़ जीते हैं। मैं जीता हूँ। क्या बात है। यही कारण है कि मैं खुश रहता हूँ कि मुझे आज जीना है, कल का मुझे पता नहीं है। कल अगर आँख खुलेगी तो कल फिर जी लेंगे, लेकिन आज तो जी लो भाई। अच्छा, आने वाली इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें नई हो रही हैं उसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं जो आने वाले लोग हैं इस इंडस्ट्री की तरफ? देखिए, इंडस्ट्री का मतलब तो लोग ऐसा समझते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री तो सब है हमारी। भजन इंडस्ट्री, गज़ल इंडस्ट्री, ये आजकल सूफी इंडस्ट्री है, कव्वाली इंडस्ट्री है। हाँ। इन सब के पीछे लोग पड़े हुए हैं, गाते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, लाखों लोग प्रोग्राम में आते हैं, सुनते हैं। आजकल देखिए ये दिलजीत के प्रोग्राम में किस तरह लोग आते अरे हैं। वाह, आजकल तो मैं खुद गया था उसको सुनने अभी अच्छा, बॉम्बे में। हाँ मैंने आपका वीडियो देखा हाँ, था तो कमाल रिसेंटली। किया उसने, गजब किया उसने। बहुत क्या है बढ़िया ये? था। क्या लोग झूमते हैं। हाँ। वो पंजाबी किसी को समझ नहीं आ रही जो झूम रहे हैं। अरे समझ में नहीं आ रही, लेकिन झूम रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा होती है। दिलजीत के ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है कि जो वो गाना गा रहे हैं वो ना समझ में आने के बाद भी लोग उसमें झूम रहे हैं, लोग उसमें मस्त हो रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है, और वो पक्की बात मैं कह रहा हूँ। तो जिस पे ईश्वर की कृपा हो गई, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। तो मतलब मूल मंत्र ये है कि इंडस्ट्री में बने रहना है, बड़ा बनना है तो ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तपस्या वो करनी है और डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन रहना है। बस। अरे वाह, बहुत मज़ा आया आज। मुझे भी बहुत अच्छी बातें हमने की, और बहुत कुछ ऐसे हमारी ऑडियंस को भी जानने को मिला जिससे वो भी उसके साथ जुड़ के कुछ नया बनाएंगे, बहुत कुछ नया मजा आया। क्रिएट करेंगे। अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी बात। थैंक यू अनूप जी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, और मैं थैंक्स टू यू आपको पूजा जी। बार बार बुलाती रहूंगी। बिल्कुल, हम आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम स्टूडियो में करेंगे एक बहुत बड़ा अच्छा। सा टॉक शो आपके नए कोई एल्बम के रिलीज के ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।